केमिकल इक्विलिब्रियम में जितना हम लोगों ने पढ़ा, किसी भी इक्विलिब्रियम के केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतना ही हम लोगों को इस्तेमाल करना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस्तेमाल निकालने के लिए। किसी एसिड का या किसी बेस का, दोनों काफ़ी सिमिलर टर्म है, दोनों हम लोगों का सिमिलर टर्म है और सिमिलर तरीके से ही निकालना है। तो कंपैरेटिव पढ़ लेंगे तो एक को भी याद रहेगा तो दूसरा वाला याद हो जाएगा। हम लोगों का जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है किसी एसिड का और आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है किसी बेस का। जैसे हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का निकालें उसी हिसाब से हम लोगों का एसिड का और बेस का भी निकल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, कोई हमारा एसिड है, एसिड में हमारा काम कर रहा है HX, क्योंकि एसिड में हमें चाहिए H+, तो H+ चाहिए और दूसरा वाला हमारा अनायन पार्ट बनेगा, तो उसमें हम लोग HX का फॉर्मेट लेते हैं। इसमें हमारा जो है H+ का कॉन्सेंट्रेशन और X- का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। वहीं अगर हम लोग कोई बेस ले लें, बेस के रूप में हमारा काम करेगा MOH। MOH हम लोग क्यों लिए? क्योंकि M हमारा कोई कटायन बन जाएगा और अनायन के रूप में हमें OH चाहिए। तो एसिड जो H+ दे, बेस जो हमारा OH- दे, तो बेस हमारा OH- देगा, इसलिए हम लोग जो है MOH का फॉर्मेट लेंगे। अब ये आयोनाइज होगा तो हमारा बनेगा M+OH-। अब अगर ये जो है एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है तो हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट बनेगा। अब इसमें हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ लगाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K = H+ का कॉन्सेंट्रेशन X- का कॉन्सेंट्रेशन बाई HX, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट मिला वो ड्यू टू एसिड है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड और इसका सिंबल हो जाएगा Ka। जो Ka है ये एक डायमेंशनलेस यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है HX का आयोनाइजेशन किए। अब अगर हम लोग इसको इस तरह कर ले HX + H2O H3O+ और X-, इस केस में अगर हम लोग Ka लिख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, H3O+ X- HX H2O। ओवरऑल हमारा सबका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो सबका यूनिट हमारा जब कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो गया यूनिटलेस। और स्टैंडर्ड टर्म में Ka और Kb दोनों को यूनिटलेस लिया जाना है। तो जिस तरह हम लोग Ka निकालेंगे उसी तरह हमारा Kb भी आ जाएगा। Kb बराबर हमारा हो गया M+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का कॉन्सेंट्रेशन, MOH का कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस कहा जाएगा। Kb भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर किसी वीक एसिड का आयोनाइजेशन करते हैं तो वीक एसिड हम उसी को बोलेंगे जो पार्शियली आयोनाइज हो, पूरा पूरा हमारा आयोनाइज नहीं होगा। अगर वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो उसका कुछ एक हिस्सा आयंस में बदलेगा और बाकी का हिस्सा मॉलिक्यूल के रूप में रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है Ha या HX कोई एसिड है, ये हमारा आयोनाइज हो रहा है, H+ दे रहा है और A- दे रहा है। यहाँ पर भी हम लोग HX की जगह Ha ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली हमारा कुछ था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हमारा C था। शुरू में हम लोग इसको C डालें और शुरुआत में हम लोग इसको तो डाले नहीं होंगे, 0 ही होगा। अब ये जो एसिड है वो डिसोसिएट हो रहा है, कुछ हिस्सा इसका टूटेगा। अब मान लेते हैं कि इसका जो है 10% टूट रहा है, 90% नहीं टूट रहा है। 10% अगर टूट रहा है तो 10% का मतलब 0.1 फ्रैक्शन टूट गया और 0.9 फ्रैक्शन उसका नहीं टूटा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा परसेंटेज में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाए 10% है
तो हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उसका 10% टूटेगा। तो अगर हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिए हैं तो जितना है कॉन्सेंट्रेशन उसका अल्फा हिस्सा टूट जाएगा। तो ये मेरा हो गया सी अल्फा टूट गया। जो कॉन्सेंट्रेशन था उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सिंपल समझो फ्रैक्शन या परसेंटेज। 10% था तो जितना कॉन्सेंट्रेशन था उसका 10% कॉन्सेंट्रेशन टूट गया। एक टूटेगा तो एक बनेगा, तो सी अल्फा टूटेगा तो ये दोनों सी अल्फा बनेगा। तो डिसोसिएट तो ये हुआ नहीं है। एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन आया, सी इसका था, सी में से सी अल्फा हमारा टूट गया, टूटा तो बना, तो जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक आयन बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो अगर ये सी अल्फा टूट रहा है तो ये सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। जिस तरह हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में लगाते थे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इनिशियल लिखते थे, कितना इस्तेमाल हुआ वो लिखते थे, इक्विलिब्रियम लिखते। सो के ए इज इक्वल टू, हम लोग इसके लिए के ए क्या लिखेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन बाई एच ए का कॉन्सेंट्रेशन। ए लिया है तो एच ए लेंगे। अब एट इक्विलिब्रियम मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये काम कर रहा है तो ये हो गया सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी, कॉमन निकाल लिए 1 माइनस अल्फा, ये हमारा हो गया के ए। सो हम लोग कह सकते हैं के इज इक्वल टू, एक सी कैंसिल हो गया, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब ये हमारा जो कंडीशन काम कर रहा है एच ए का फॉर्मेट है तब काम कर रहा है, यानी ये मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब एक ही H प्लस दे रहा है। अब जो 2 H प्लस देगा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2C अल्फा आएगा। 2 H प्लस का जब कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बदलेगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोनोप्रोटिक एसिड, ये याद रखना पड़ता है। अब किसी बेस के लिए अगर हम लोग काम करें तो चीज़ें तो वही रहेंगी, पैटर्न वही रहेगा। हमारा MOH है, इनिशियली हम लोगों ने इसको उसी तरह लिया, C लिया, ये हमारा 0 0, डिसोसिएट ये भी करेगा C अल्फा, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, ये आ जाएगा C अल्फा C अल्फा। तो KB हमारा सेम पैटर्न पर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, वेयर जो अल्फा है ये कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा हमारा बहुत छोटा है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा जो है 1% के आसपास हो, 1% 2%, तो 99% तो टूटा ही नहीं। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा 1% 2% है तो किसी चीज़ में हम 1 से डिवाइड करें या 0.99 से डिवाइड करें या 0.98 से डिवाइड करें, आंसर का एक्यूरेसी डेसिमल के 2 डिजिट तक सेम आना है। इसलिए जब अल्फा बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल, तब हमारा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा, वो हमारा हट गया। सब्ट्रैक्शन वाले केस में हम डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, न्यूमरेटर नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ में अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0.99 है और ऊपर हम लोग जो है 0.01 है, इसको हटा के 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हटा ही दें और हटाकर 1 लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज कर दिए हम लोग। तो न्यूमरेटर से नहीं हटा सकते हैं, डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं। तो हम लोग 1 माइनस अल्फा को हटाकर 1 लिख सकते हैं। तब हम लोग इसको क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो जब हम इसको 1 कर दिए तो क्या आ गया, KB बराबर C अल्फा स्क्वायर, KA बराबर
सी अल्फा स्क्वायर, इसमें भी वही चीज हो गया। के ए बराबर भी वही हाल आएगा, 1 माइनस अल्फा की जगह 1 कर दिए, तो के ए की जगह सी अल्फा स्क्वायर और के बी की जगह भी सी अल्फा स्क्वायर ही आना है। 1 माइनस अल्फा मेरा 1 हो गया, दोनों में गायब। तो इस तरह अल्फा अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, के ए बाई सी का स्क्वायर रूट, या फिर अल्फा बराबर आएगा के बी बाई सी का स्क्वायर रूट। के बी बराबर सी अल्फा है तो सी डिनोमिनेटर में गया, अल्फा बराबर आ गया स्क्वायर रूट के ए बाई सी या स्क्वायर रूट के बी बाई सी। सो के ए और के बी के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना कि जब के ए है, इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला आएगा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और सेम टू सेम पैटर्न हमारा आया के बी के साथ, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और ये दोनों ही जो है केस हमारा कब लगना है, जब मोनोप्रोटिक हो और मोनोबेसिक हो। एक ही H प्लस निकलना चाहिए और एक ही OH माइनस निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा के केस में गड़बड़ हो जाएगा। तो जब कभी भी डाइप्रोटिक या डाई बेसिक हो तो हमें कोई नया तरीका नहीं लगाना है, पर स्टेप लगाना है। आयोनाइजेशन हमें 2 बार करना होगा। अब जैसे हमारे पास अगर आयोनाइजेशन करना है H2SO4 का, तो हम लोग इसको जो है अपने तरीके से H प्लस और SO4 2 माइनस इस तरह करके नहीं बनाएंगे। हम इसको जो है इस तरह अगर बनाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट नए तरीके से लगाना पड़ेगा, हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो। कॉन्सेप्ट हमारा फिर क्या लगेगा, इनिशियली मेरा C 0 0 यूज हुआ C अल्फा, इक्विलिब्रियम में C माइनस C अल्फा, ये बनेगा 2C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। कॉन्सेप्ट इस तरह फॉलो करते हुए हम लोग के ए लिख सकते हैं। फिर तो आ जाएगा सी अल्फा का होल स्क्वायर, इसके लिए के ए लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा H प्लस का होल स्क्वायर SO4 2 माइनस बाई H2SO4। तब ये मेरा 2C अल्फा का होल स्क्वायर C अल्फा बाई C माइनस C अल्फा, ऐसे लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो हमारा जो है अगर डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो अपना रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेगा, पर अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है तो इसको 2 स्टेप में लेकर चलना पड़ेगा। H2SO4 को पहले हम तोड़ेंगे H प्लस HSO4 के केस में। अब मेरा ये मोनोप्रोटिक की तरह काम करने लगा। अब इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं KA1 इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस सी अल्फा। अब इसका दूसरा स्टेप क्या बनेगा, तो बनेगा HSO4 माइनस H प्लस SO4 2 माइनस। अब इसके लिए KA2 बनेगा, ये सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर मेरा C1 अलग होगा, अल्फा 1 अलग होगा, ये हो गया C2 अल्फा 2। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, अल्फा यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। पर हम अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक के लिए हम लोग को फॉलो करना है। अदरवाइज अगर हम रेगुलर ट्रेंड से करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम ये फॉर्मूला सिर्फ मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक के लिए पढ़ते हैं। हमें अगर डाई बेसिक लगाना होगा तो ये फॉलो करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है फिर। सो पहला चीज़ हम लोग ये देखें कि मोनोप्रोटिक रहा तो ये हमें केस लगाना है। दूसरा हम लोग इसमें जाने कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो KA बाई C है या फिर KB बाई C है। दोनों इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों जो है एसिड और बेस अलग अलग केस में काम कर रहा है, तो इक्वल नहीं है। अगर KA से कंपेयर कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, और बेस का कंपेयर कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस कहा जाएगा, अलग अलग। तो ये दूसरा चीज़ हम लोग को इस्तेमाल करना है, और ये तब जब अल्फा बहुत कम है, बहुत छोटा है, ये ध्यान रखना है। हम लोगों ने जाना कि K इज इक्वल टू H प्लस A माइनस कॉन्सेंट्रेशन बाई HA। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कोरिलेशन मिल रहा है कि KA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के, और KB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया
OH माइनस के। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक, और अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें Ka ज़्यादा आएगा। तो हम लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्या मिला, लार्ज H प्लस अगर ज़्यादा H प्लस है मोर एसिडिक। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं Ka में, अगर H प्लस ज़्यादा है तो Ka भी ज़्यादा आएगा। लार्ज H प्लस लार्ज Ka, लार्ज H प्लस होगा तो लार्ज Ka, और लार्ज Ka तो मोर एसिडिक। अब इसको बदलते हैं pH पर, H प्लस ज़्यादा तो pH कम। तो अगर हमारा H प्लस ज़्यादा एसिडिक तो pH कम आता है, H प्लस ज़्यादा तो Ka ज़्यादा तो मोर एसिडिक। अब उसको जब पावर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा स्मॉल pKa, Ka वैल्यू स्मॉल हो जाएगा। H प्लस ज़्यादा तो pH कम, तो Ka ज़्यादा तो pKa कम। कब, लार्ज एसिडिक के लिए। मोर एसिडिक के लिए जो है हमारा, मोर एसिडिक के लिए 3 केस बना। कब कब, जब हमारा लार्ज H प्लस हो, जब हमारा लार्ज Ka हो, ठीक है, स्मॉल pH हो, और हमारा स्मॉल pKa हो। तो ये 4 केस जब हमारे होंगे तभी हम लोग मानेंगे कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा उसी का होगा जिसका H प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। H प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो Ka वैल्यू ज़्यादा आएगा। अगर H प्लस ज़्यादा है तो स्मॉल pH, हमारा H प्लस ज़्यादा स्मॉल pH, Ka ज़्यादा स्मॉल pK। तो क्वेश्चन जो हम लोग का पूछेगा 4 एसिड दे देगा। पहला क्वेश्चन दे सकता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना हुआ तो स्मॉल एसिडिक, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक अरेंज कर लेंगे। लेकिन वही सवाल अगर हमारा pKa पर पूछ देगा तो हमें ऑर्डर रिवर्स करना होगा। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसका सबसे कम pKa होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa है तो हमारा ऑर्डर उल्टा रखना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम एसिडिक, उससे कम एसिडिक, उससे कम एसिडिक, ये ऑर्डर फॉलो करना होता है। एंड सिमिलर केस फॉर आवर Kb के लिए सिमिलर केस लगाना है। सिमिलर केस का मतलब मोर बेसिक लार्ज OH माइनस। अब लार्ज OH माइनस है तो लार्ज Kb आएगा, Kb का भी वैल्यू ज़्यादा आना है। अब जिसमें OH ज़्यादा होता है उसका pH ज़्यादा होता है, लार्ज pH स्मॉल POH वैल्यू उसका स्मॉल हो जाएगा। अब Kb लार्ज है तो स्मॉल PKb वैल्यू मेरा स्मॉल होगा। तो ऑर्डर सेम है, सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है Ka और Kb के लिए।